की जो स्ट्रेंथ है उसको भी कम कर सकती है अगर ज़्यादा लूज़ है। तो अगर ज़्यादा रॉकी है, ये अच्छी है, ज़मीन अच्छी है, तो आपकी जो फाउंडेशन है वो मज़बूत रहेगी और आपकी जो बिल्डिंग है उसकी जो कंस्ट्रक्शन है उसकी स्ट्रेंथ जो है वो मज़बूत रहेगी। तो इस तरह जो है ये सबसे पहला जो पॉइंट है ये आपने जहन में रखना है, यानी ये जो है जियोलॉजिकल कंडीशन ये आपने ज़रूर चेक करना है कि मेरी जो ज़मीन है जहाँ पे मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ ये सही है या नहीं है, ताकि बाद में जो आपके बिल्डिंग या कंस्ट्रक्शन में जो है वो क्रेक आए या कोई और मसाइल बने, उससे बेहतर है पहले से इसका जो है जायज़ा कर लिया जाए। उसके बाद व्यूअर्स जो हमारे पास सेकंड जो पॉइंट है वो है प्लिंथ लेवल। आपने जो ज़मीन है उसको आपने चूज़ कर लिया, अब आपने जो है स्टार्ट कर लिया। अब उसके बाद आपके पास प्लिंथ लेवल आता है। प्लिंथ लेवल जो है वो क्या चीज़ है? प्लिंथ लेवल मस्ट बी 60 सेंटीमीटर टू 80 सेंटीमीटर अबव टू द नेचुरल ग्राउंड लेवल। जो आपके पास प्लिंथ लेवल है ना, प्लिंथ लेवल जिसको हम डीपीसी लेवल भी कहते हैं, जो डीपीसी लेवल है वो आपके पास मस्ट 60 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर, यानी इससे कम तो बिल्कुल आपके पास नहीं होना चाहिए। 60 सेंटीमीटर से तो कम बिल्कुल आपने नहीं रखना। 60 से 80 सेंटीमीटर आपने जो ग्राउंड लेवल है आपका नेचुरल ग्राउंड लेवल है उससे आपने डीपीसी लेवल जो है वो लाजमी आपने 60 टू 80 सेंटीमीटर जो है वो अभाव रखना है। ये आप जहन में एकदम बैठा लीजिए कि जहाँ पे अगर आप एक साइट सुपरवाइज़र हैं या आप साइट इंजीनियर हैं, जो भी हैं, तो आप अगर साइट पे काम करने वाले हैं तो ये जो है ये चीज़ आप जहन में रखें कि आपने इतना जो है वो अभाव रखना है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन हमारे पास आता है डंप प्रूफ कोर्स, जिसको हम डीपीसी भी कहते हैं। डंप प्रूफ कोर्स क्या है? प्रोवाइड अ डंप प्रूफ कोर्स यानी डीपीसी एट प्लिंथ लेवल इन सीमेंट कंक्रीट बाय एडिंग वाटर प्रूफिंग कंपाउंड इन द रेशो 1:4। ये बहुत ही ज़रूरी फैक्टर है डीपीसी जो है, आप सभी जानते हैं, इसके बारे में जानते होंगे। लेकिन जो डीपीसी है ये ज़रूरी आपने जो है 1:4 रेशो से कभी भी इसकी रेशो नहीं बढ़ानी। ये इसमें जो है बेसिक पॉइंट है कि 1:4 से अगर आप इसकी रेशो बढ़ाएंगे तो आपके जो बिल्डिंग स्ट्रेंथ है उस पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि काफ़ी जो है जो डीपीसी है वो बड़ी डिपेंड करती है आपके बिल्डिंग पे। तो जो डीपीसी है उसकी रेशो आपने 1:4 से बढ़ानी नहीं है, आप कम बेशक रख सकते हैं। और दूसरा उसमें कोई केमिकल भी आप वाटर प्रूफिंग के लिए ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप जो उसका टॉप है उसको वाटर प्रूफ कर सकते हैं, जैसे कि आप तारकोल उस पर लगा सकते हैं या वाटर प्रूफ केमिकल उसके टॉप पे लगा सकते हैं, और या फिर जो है पॉलीथीन शीट जो है वो भी आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। मैं ज़्यादा डीप तक इसलिए नहीं जा रहा हूँ ताकि जो है टाइम कम लगे, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा डीप तक जाऊँगा तो जो वीडियो है वो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इस तरह फिर जो है ना आपको समझ भी ज़्यादा नहीं आएगी। इसलिए मैं जो है आपको सिंपल डेफिनेशन बता रहा हूँ और आपको कम से कम ये पॉइंट जो है वो आपके जहन में होनी चाहिए। उसके बाद जो है फोर्थ ऑप्शन हमारे पास है आरसीसी बांड। आरसीसी बांड भी जो है एक ज़रूरी फैक्टर है। प्रोवाइड आरसीसी बांड्स एट सेल लेंटल एंड रूफ लेवल्स फॉर लोड बेयरिंग कंस्ट्रक्शन फॉर अर्थक्वेक रेजिस्टेंट। जो आरसीसी बांड है ये भी बहुत ज़रूरी फैक्टर है, ये आपने देना है लाजमी। जो बेयरिंग कंस्ट्रक्शन, लोड बेयरिंग कंस्ट्रक्शन जो होती है सिल लेवल पर भी और लेंटल लेवल पे एंड रूफ लेवल पे, क्योंकि अगर कभी जो है जलजला आए या कोई और मसले मसाइल हो, ज़्यादा वाइंड प्रेशर हो, तो आपकी जो कंस्ट्रक्शन है वो लोड जो आपकी आरसीसी बांड है वो ज़्यादातर जो है काफ़ी हद तक उसको रेजिस्ट करेगी। तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो हमारे पास ये हो गया आरसीसी बांड। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है, जो पॉइंट है वो है ब्रिक मशीनरी। अब ब्रिक मशीनरी में जो है वो आपने क्या चीज़ जहन में रखनी है? सोक द ब्रिक्स इन क्लियर वाटर थ्रोली बिफोर यूज। इट इज़ डिज़ायरेबल टू प्रोवाइड एक्सपेंशन जॉइंट्स आफ्टर एवरी 30 मीटर लेंथ ऑफ वॉल। यानी आपने ईंटों को पहले खूब जो है उसकी तराई करनी है। आपने जो क्लियर वाटर है उसमें जो है पहले ईंटों की खूब तराई करनी है, उसके बाद आपने जो है उसको इस्तेमाल करनी है। यानी उससे पहले आप सूखी ईंट जो है वो कभी भी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उससे जो आपका आप जो मसाला देंगे उसमें से जो सीमेंट है यानी पानी वो पी जाएगी ईंट, और जो आपकी स्ट्रेंथ है वो ख़त्म हो जाएगी एकदम कंस्ट्रक्शन की। तो क्लियर वाटर में जो है वो ब्रिक्स की जो है तराई वो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हर 30 मीटर की, अगर आपके पास जैसे हमारे पास बाउंड्री वाल होती है या कोई लंबी वाल है आपके पास जिसकी लेंथ जो है 30 मीटर से ज़्यादा हो रही है, तो हर 30 मीटर के बाद जो एक्सपेंशन जॉइंट है वो देना ज़रूरी है। एक्सपेंशन जॉइंट हमारे पास कौन सा होता है? जो हमारी जो दो दीवारों को अलग कर दें उसको हम एक्सपेंशन जॉइंट जो है वो बोलते हैं।
तो अगर आपके पास ज़्यादा लंबी दीवार है तो आप 30 मीटर के बाद उसको एक्सपेंशन जॉइंट दे दें। तो व्यूअर्स नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास है हाइट ऑफ ड्रॉप ऑफ कंक्रीट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो पॉइंट है कंस्ट्रक्शन में, ये ज़रूर जो है ध्यान में रखें। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू बी कंसीडर्ड बिकॉज इफ़ द ड्रॉप हाइट मोर देन 1 मीटर सेग्रीगेशन वुड हैपन एंड रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ कंक्रीट स्ट्रेंथ। कहीं पर भी आप कंक्रीट कर रहे हो, चाहे बिल्डिंग वर्क है, चाहे कोई भी वर्क है, कोई भी काम है, उस कंक्रीट का काम आप कर रहे हैं, तो उसकी जो ड्रॉप हाइट है, यानी आप कंक्रीट की जो ऊंचाई है, यानी जहाँ से आप कंक्रीट गिरा रहे हैं, उसकी जो हाइट है वो मोर देन 1 मीटर नहीं होनी चाहिए। 1 मीटर से ज़्यादा हाइट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर ऊंचाई आप रखेंगे तो उसके रीज़न क्या होंगे, सेग्रीगेशन का अमल शुरू होगा। सेग्रीगेशन क्या है? सेग्रीगेशन ये है कि आपकी जितनी चीज़ें हैं, जैसे सीमेंट, सैंड और क्रश वाटर, ये जो चीज़ें मिली हुई हैं, ये क्या होता है, ये अलग होना शुरू हो जाता है। यानी जब आप 1 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई से ये चीज़, ये कंक्रीट जो है वो गिराएंगे, ड्रॉप करेंगे, तो आपकी ये जो चीज़ें वो अलग होना शुरू हो जाती हैं। उसका मतलब क्या, रिजल्ट क्या होगा, आपकी कंक्रीट की स्ट्रेंथ का कम हो जाएगी। तो अगर 1 मीटर की ज़्यादा हाइट से जो है आप कंक्रीट को जो है वो ड्रॉप करेंगे, तो उसके रिजल्ट में क्या होगा, रिडक्शन ऑफ कंक्रीट स्ट्रेंथ। तो आपकी जो कंक्रीट है उसकी स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाती है। तो ये बात जो है वो जहन में रखें कि कहीं भी 1 मीटर से ज़्यादा की ऊंचाई से कंक्रीट जो है वो नहीं करनी। उसके बाद 7 नंबर पे हमारे पास जो ऑप्शन है वो है स्टीरअप्स, यूज़ ऑफ स्टीरअप्स। पहले तो बात यह है कि स्टीरअप्स होते क्या हैं। स्टीरअप्स जो बीम में हमारे पास हॉरिजॉन्टल जो बार होते हैं, हॉरिजॉन्टल तो हमारे पास मेन बार होते हैं, उसके ऊपर से जो हम जिसको आप रिंग भी बोलते हैं, उर्दू हिंदी में आप रिंग भी कह सकते हैं, जिसके छोटे छोटे बार्स आप उसके ऊपर राउंड करके आप लगाते हैं, जिसको रिंग बोलते हैं। एक तो हमारे पास लेंथ वाइज जो बार्स होती हैं, जो मेन बार्स होती हैं हॉरिजॉन्टली बीम में, तो उसके ऊपर जो बार्स लगी होती हैं जिसको हम रिंग्स बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टीरअप्स। तो स्टीरअप्स क्या है, स्टीरअप हैंडल द शेयर फोर्स एंड टू होल्ड द बार्स इन पोजीशन। ये जो स्टीरअप्स है इनका काम क्या है, ये शेयर फोर्स को जो है होल्ड करता है, और जो आपके जो बार्स होते हैं, मेन बार्स होते हैं, जैसे आप 4 बीम है उसमें 4 अपने मेन बार लिए हुए हैं, तो वो जो बार है उसको वो अपने पोजीशन में रखता है, उसको इधर उधर जाने नहीं देता। उसके बाद यू नो दैट द कंक्रीट इज गुड एट कंप्रेशन एंड स्टील इज गुड एट टेंशन, दस द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कंट्रोल द शेयर फोर्स। व्यूअर्स आपको पता होगा कि कंक्रीट जो है वो कंप्रेशन में यानी दबाव में सही है, और जो स्टील है वो क्या, टेंशन यानी खिंचाव को बर्दाश्त करता है। यही वजह है कि इन्हीं के कम्बिनेशन से जो आपका शेयर फोर्स है, जितने लोड आता है आपके पास, आपके जो उसके ऊपर बिल्डिंग के ऊपर या बीम के ऊपर जो लोड आता है, शेयर फोर्स आता है, वो इसको ये जो है इसको कंट्रोल करता है। शेयर फोर्स क्या करता है, जो लोड आता है उसको डिवाइड करता है, पूरे बीम के ऊपर डाल देता है, यानी अलग अलग पार्ट में। तो जो स्टीरअप्स होते हैं आपके पास, उसका बैलेंस स्पेस होना वो बहुत ज़रूरी है। यानी ये नहीं कि एक फीट पे और दूसरा फिर 2 फीट पे या 1.5 फीट पे। तो ये जो स्टीरअप्स का हाइट है, जो स्टीरअप्स का स्पेस है, वो आपके पास एकदम एक्यूरेट होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास ऑप्शन क्या है, एग्रीगेट। एग्रीगेट यूज्ड फॉर कंक्रीट प्रोडक्शन शुड बी लेस पोर्स। जो आपके पास जो आप एग्रीगेट कंक्रीट में इस्तेमाल करेंगे वो लेस पोर्स होनी चाहिए। मीन्स इट शुड नॉट अब्जॉर्ब वाटर मोर देन रिकमेंडेशन, यानी जो ड्राइंग पे रिक्वायर्ड है, रिकमेंड है, उससे ज़्यादा वाटर जो है वो ऑब्जॉर्ब इसको नहीं करना चाहिए एग्रीगेट को। क्योंकि अगर पोर्स ज़्यादा होंगे, बड़े होंगे, खला आपके पास, पोर्स क्या, खला, अगर खला ज़्यादा होगी तो क्या होगा, वो वहाँ पे पानी जज़ब करेगा। तो पानी जज़ब नहीं करना चाहिए जो रिकमेंडेशन है उससे ज़्यादा, बिकॉज एग्रीगेट वुड रिड्यूस द स्ट्रेंथ बाय अब्जॉर्बिंग वाटर फ्रॉम कंक्रीट। इससे होगा क्या कि अगर आपके जो एग्रीगेट है उसमें से पानी अगर अब्जॉर्ब हो जाए तो आपकी कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है 9th नंबर पे हमारे पास क्योरिंग। क्योरिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कंक्रीट वर्क में। क्योरिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन कंक्रीट वर्क। If the proper curing is not done, the result would be crack formation and reduction in strength. क्योरिंग बहुत ज़रूरी है। आपकी क्योरिंग जो है वो, क्योरिंग यानी आपकी कंक्रीट हो गई, तो कंक्रीट वर्क में या ब्रिक वर्क में या कोई भी आपके कंस्ट्रक्शन का काम है, लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो कंक्रीट के लिए जो पानी है, क्योरिंग वो बहुत ज़रूरी है। तराई है, तराई लाजमी करनी है। अगर आपकी प्रॉपर तराई नहीं हुई है किसी भी काम की, तो वो जो है क्या होगा,
क्रेक फॉर्मेशन, आपके जो कंक्रीट है उसमें क्रेक आ सकते हैं।